अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आयनटोफोरेसिस एंड फोनोफोरेसिस। आयनटो मीन्स आयंस एंड फोरेसिस मीन ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिशन ऑफ आयंस इनटू द स्किन और बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज अ ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड एज आयनटोफोरेसिस बाय लीडिक इन 1903। इसमें जो हम लोग कॉमनली यूज इंटेंसिटी है वो है 5 मिली एम्पेयर टू 12 मिली एम्पेयर, और टाइम जो है 15 टू 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। अगर इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो आयंस हैं जिस इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेस किए जाते हैं उसको हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस कैथोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है वो हमारे पास इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है। आइंटोफोरेसिस का ये एडवांटेज है कि अगर किसी पेशेंट को गोल्फर एल्बो है या टेनिस एल्बो है तो इसको हम लोग डायरेक्टली एल्बो पर अप्लाई कर देंगे, और इसकी वजह से हम लोग को डायरेक्ट जो है पूरी बॉडी में इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर हम लोग एक नेगेटिव जो आयन है वो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने क्लोरीन को इन दी फॉर्म ऑफ आयंस यहाँ पर प्लेस करना है इन्फ्लेम टिश्यू के पास, और चार्जेस मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेम टिश्यू में वो जा ही नहीं पाएंगे। सो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चार्जेस जो हैं वो ड्रग का हम लोग को पता हो, ताकि फिर हम उसके सेम जो है वो के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर हमने देखा कि क्लोरीन लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इन दी फॉर्म ऑफ आयंस, तो डीसी करंट जो है वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगी। अगर कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ड्रग्स के आयंस भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये इन्फ्लेम टिश्यू में मूव करेगी, और इन्फ्लेम टिश्यू के बाद ये एनोड की तरफ अट्रैक्शन की वजह से मूव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हम लोग को उस ड्रग्स के मैक्सिमम इफेक्ट उस इन्फ्लेम टिश्यू में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग कॉमनली यूज आयंस देखें तो सबसे पहले पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस में हमारे पास आप लोग याद रख सकते हो CMH DZ से। CMH मीन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोकोर्टिसोन, और DZ डेक्सोमेथासोन और जिंक ऑक्साइड। अगर हम लोग इसके बॉडी पे यूसेज देखें कि हम लोग किस कंडीशन के लिए इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर पॉजिटिव आयंस हम लोग लेंगे तो इसको एनोड के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे, और बिकॉज ऑफ रिपल्शन जो है वो इन्फ्लेम टिश्यू में मूव करना शुरू कर देगा, और इस केस में हम लोग एनोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे और कैथोड को इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड कहेंगे। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हम लोग स्टिफ जॉइंट के लिए या पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हम लोग आर्थराइटिस के लिए, एनाल्जेसिया के लिए, पेन को डिक्रीज़ करने के लिए वेजोडाइलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और एज अ रिलैक्सेंट ऑफ मसल यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, बर्साइटिस में, टेंडिनाइटिस में और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डेक्सोमेथासोन जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो अल्सर्स के लिए, ओपन वुंड लेयंस के लिए और हीलिंग के जो प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव आयंस को देखें तो इसको आप CSS PG से याद रख सकते हो। क्लोराइड, सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट, सैलिसाइक्लेट, ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड एंड आयोडीन। क्लोराइड जो है वो हम लोग स्कार्स, किलॉइड्स या बर्न्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट जो है वो हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सैलिसाइक्लेट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सेक्लोराइटिक है। ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड जो है वो हाइपरहाइड्रोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं इन दी पाम्स एंड सोल्स, तो इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन जो है वो हम लोग बैक्टीरिसाइडल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फॉर स्कार्स, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रिकॉशंस को देखें तो एंटीकोलिनर्जिक जो है उसकी एट्रोपिन लाइक एक्शंस हो सकते हैं, दैट्स वाई ये ड्राई माउथ या ड्राई थ्रोट कर सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट आइंटोफोरेसिस के बाद पेशेंट को रेकमेंड करना है कि वो स्टेनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड वॉल्यूम या ड्राई माउथ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकता है, और उसके बाद फेंटिंग या गिडीनेस हो सकती है। अगर उसके बाद हम लोग देखें फोनोफोरेसिस, आइंटोफोरेसिस में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसकी वजह से आइंस जो है वो इन्फ्लेम टिश्यू में मूव कर जाते हैं। तो फोनोफोरेसिस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करेंगे, और ट्रांसमिशन ऑफ आइंस इनटू द बॉडी टिश्यू बाय अल्ट्रासाउंड। इसमें हम लोग कॉमनली जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ करते हैं और पल्स मोड यूज़ करते हैं। एज़ यू नो कि अल्ट्रासाउंड में जो 1 मेगाहर्ट्ज़ की
फ्रीक्वेंसी है वो डीपर टिश्यू के लिए होती है, और उसके बाद 3 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो हम लोग सुपरफिशियल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने सुपरफिशियल स्किन के अंदर ही इसको फोनोफोरेसिस के जो माइग्रेशन ऑफ आयंस है उसके लिए, तो इसी वजह से हम लोग फोनोफोरेसिस जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ पर देंगे ताकि वो सुपरफिशियल और स्किन के अंदर उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। और उसके बाद पल्स मोड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बर्न्स के चांसेस को डिक्रीज़ किया जा सके। कॉमनली यूज़ ड्रग जो है हमारे पास पेनिसिलिन है, जो कि हम लोग स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रोलामिन सैलिसाइक्लेट जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैलिसाइक्लेट अगर किसी पेशेंट को एस्पिरिन सेंसिटिविटी है तो उसके अंदर आप लोगों ने सैलिसाइक्लेट को यूज़ नहीं करना। जिंक ऑक्साइड, टैनिक एसिड, मिथानॉल और यूरिया जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओरल और जेनिटल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेटल सेंसिटिविटी है तो उसके अंदर हम लोग जिंक नहीं देंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो हम सोरियासिस, पर्साइटिस और स्क्लेरोडर्मा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को आयोडीन आप लोग दे रहे हो और उसको सी फूड से एलर्जी है तो उसका एंटीटोड है एंटीहिस्टामीन। ठीक है, तो अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है तो उसको आपने आयोडीन नहीं देना। आज हम लोगों ने डिस्कस किया आइंटोफोरेसिस एंड फोनोफोरेसिस। आइंटोफोरेसिस में हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं और आयंस की माइग्रेशन है इनटू द बॉडी टिश्यू जो कि इन्फ्लेम्ड हुआ है। इसकी वजह से क्या है कि एक पेनलेस, स्टेराइल और नॉन इन्वेसिव मेथड है जिसकी वजह से हम लोग को डायरेक्ट पूरी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती और डायरेक्टली हम लोग उसको उस रीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखे जिसके कुछ कॉमन कंडीशंस है जिसके अंदर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस देखी, उसके बाद फोनोफोरेसिस देखा कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए अगर माइग्रेशन ऑफ आयंस हो बॉडी टिश्यू में तो उसको हम लोग फोनोफोरेसिस कहते हैं। इसमें कॉमनली यूज ड्रग देखी, और उसके बाद अगर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखी जाए तो उसमें है कि अगर किसी पेशेंट को कैरोटिड साइनस पे फॉर एग्जांपल नेक का इंटीरियर एरिया वहाँ पे नहीं अप्लाई करना बिकॉज इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकता है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको भी नहीं आपने लगाना बिकॉज आइंटोफोरेसिस में क्या होता है कि आइंस जो है माइग्रेट करना शुरू करते हैं, इन्फ्लेम टिश्यू में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं, और अगर इसकी वजह से इरिदमा या फिर इरिटेशन भी हो सकती है स्किन में। तो अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर उसको आप लोग अप्लाई कर रहे हो आइंटोफोरेसिस या फोनोफोरेसिस तो वो तो बता ही नहीं पाएगा कि मुझे कोई इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से बर्न्स के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर्स लगे हुए हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने आइंटोफोरेसिस नहीं लगाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।